हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने अभी अभी जो वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का अपना पहला ऑनलाइन बैच शुरू किया है, उसका आज सेशन नंबर 5 है। इससे पहले 4 सेशंस हो चुके हैं। सर, वो चारों ही सेशन जो हैं वो डेमो सेशन के रूप में सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहे हैं, जिनमें से 3 सेशंस में मैंने आपको वोकैब पढ़ाई है। वोकैब में क्या पढ़ाया है? सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ाए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाए हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ाए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाए हैं। और एक सेशन में मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ाया है? पैराग्राफ रीडिंग, क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल्स पढ़ाया है। ये 5वां सेशन है। ये सेशन भी डेमो सेशन है। चूंकि कॉम्प्रिहेंशन का एक ही सेशन हुआ है पिछले 4 सेशंस में से एक, तो आज का जो सेशन है वो कॉम्प्रिहेंशन पे ही बेस्ड होगा। आज हम पैराग्राफ रीडिंग, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ये सेशन डेमो सेशन है, इसे भी सबके लिए ही एक्सेसिबल रखा गया है। हर कोई इसे देख सकता है। आप अपने सारे दोस्तों में इस सेशन के लिंक को शेयर कर सकते हैं। हर कोई इसे देख सकता है। 5 डेमो सेशन में प्रोवाइड कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि 5 डेमो सेशन सफिशिएंट होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए ये जज करने में कि जिस कोर्स को वो बाई करने जा रहा है, उस कोर्स को बाई करने में उसे वास्तव में फायदा होगा या नहीं। फायदा होगा तो कितना फायदा होगा, जो सर पढ़ाएंगे या पढ़ा रहे हैं वो मेरे हिसाब से पढ़ा पाएंगे या पढ़ा रहे हैं या नहीं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जो है 5 डेमो सेशन से मुझे उम्मीद है कि जरूर मिल सकते हैं। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे, गुड मॉर्निंग। हाँ, इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट कर दूं, मेरा ये जो बैच है, इस बैच के बारे में मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं आप सभी को। इस बैच का नाम है वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन बैच। इसमें वोकैबुलरी में क्या क्या है, ये सारी चीजें वोकैबुलरी की है। मैं कलर को चेंज कर लूं। हाँ, ये सारी चीजें वोकैब की हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, रूट वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड जिसमें होमोफोन्स आता है, होमोनिम्स आता है और भी बहुत सारी चीजें आती है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये इस बैच की यूनिक प्रॉपर्टी है, यूनिक सेलिंग प्राइस है। बेस्ट पार्ट मैं फिर से कहूंगा इस बैच का यही है, फिल इन द ब्लैंक्स। पिछले 2-3 सालों से क्या हो रहा है, अलग अलग एग्जाम्स में वोकैबुलरी पे बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। अब आप समझिए, आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए तैयार हैं, उसकी तैयारी करते हैं और वहां पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी वोकैब बेस्ड। अक्सर स्टूडेंट्स उसके लिए तैयार नहीं होते और अक्सर स्टूडेंट्स वहां पर अच्छा परफॉर्म भी नहीं करते हैं। मैंने बहुत बड़ा कलेक्शन रेडी किया है ऐसे फिलर्स का जो वोकैब पे बेस्ड है और उनको हम कराएंगे इस बैच में, डेली कराएंगे, डेली कराएंगे। और जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है उसमें क्या क्या है, उसमें रीअरेंजमेंट है, क्लोज टेस्ट है और पैराजम्बल से, ये सारी चीजें हैं। बैच में क्या है, वोकैबुलरी है, कॉम्प्रिहेंशन है, फिलर्स हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस है। इतनी सारी चीजें हैं। फी क्या है? 99 या 100 पर मंथ। ये जो 100 रुपीज पर मंथ है, ये इसकी फी है। टोटल जो ड्यूरेशन है कोर्स की, टोटल ड्यूरेशन, टेंटेटिव ड्यूरेशन, अभी तक का जो पहला हिस्सा मैं इस बैच का लॉन्च कर रहा हूँ वो 6 मंथ्स का है। तो मंथ वाइज आप करना चाहते हैं मंथ वाइज करें। एक साथ अगर आप करना चाहें तो 100 के 6 इंस्टॉलमेंट आप जब देंगे तो वो 600 हुआ, क्योंकि 6 मंथ्स का कोर्स है। पर एक साथ जमा करने पर ये फी जो है 500 है। आप कह सकते हैं कि एक साथ एडमिशन लेने पर 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने का जो कोर्स है वो आपका फ्री हो जाएगा। कोई प्रेशर नहीं है। आप मंथ वाइज करना चाहते हैं मंथ वाइज करें, आपको ट्रस्ट है आप एक साथ जमा कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। चलिए सेशन को शुरू कर देते हैं। ये तो मालूम है आप सभी को कि जो सेशन का टाइमिंग है वो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे है। आप चाहें तो लाइव क्लास अटेंड करें, चाहें तो बाद में जो है रिकॉर्डेड क्लास को अटेंड करें। माफ करिएगा, यहाँ पर स्पेशल की स्पेलिंग गलत हो गई है। इस आधार पर कोई जजमेंट नहीं पास करेगा। पहला सेगमेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। आइए पैसेज को पढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन पीपल with whom one has a right to be bored। ऐसे तमाम लोग होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ व्यक्ति को एक अधिकार होता है कि वो बोर हो जाए। वो होते ही ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप रहेंगे तो बोर हो ही जाएंगे, है ना। ऐसे कौन से लोग हैं? पीपल हु आर सो सेल्फ सेंटर्ड। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हों, इतने सेल्फ सेंटर्ड हों दैट दे कैन नॉट लिसन टू एनीवन एल्स टॉकिंग।
कि वो किसी और को बातचीत करते हुए सुन ही नहीं पाते। मतलब सेल्फ सेंटर्ड होने का मतलब है कि आप खुद ही लगातार बोलते रहेंगे, किसी और की बातचीत सुनना आप पसंद ही नहीं करेंगे। जब आप देखेंगे कि कन्वर्सेशन वन वे है तो आप बोर नहीं हो जाएंगे। आप खाली सुनने के लिए होते हैं क्या कन्वर्सेशन? आपको भी तो कुछ पार्टिसिपेशन करना होता है ना, तो ऐसे लोगों के साथ आप बोर हो सकते हैं। पीपल हु एंगेज इन लॉन्ग कन्वर्सेशन, ऐसे लोग जो लंबी लंबी बातों में एंगेज करते हैं आपको, वो भी किसके साथ? विद देयर पेट्स। अच्छा आपके साथ नहीं, अपने पेट्स के साथ। पीपल हु एंगेज इन लॉन्ग कन्वर्सेशंस विद देयर पेट्स, ऐसे लोग जो घंटों बातें करते रहते हैं अपने पेट्स के साथ। व्हेन विजिटर्स आर एट प्रेजेंट, ओह माय गॉड, जब घर पे मेहमान आए हुए हैं और लोग जो है अपने पालतू जानवरों से घंटों बतियाते रहे, तो ऐसे घर में आप जाना पसंद करेंगे? नहीं ना, आप सोचेंगे साला मैं घर आया हूँ, ये आदमी कुत्ता से बतिया रहा है, घोड़े से बतिया रहा है, बिल्ली से बतिया रहा है, इसके आने का क्या फायदा है, तो चूतियापा हो गया। तो आप बोर हो सकते हैं ना। माफ करिएगा अगर मेरे शब्द आपको थोड़ा सा बहुत हेवी लग रहे हो, तो मेरा तरीका कुछ ऐसा ही है। People who engages in endless reminiscences, reminiscences का मतलब है याद करना, पुराने समय में जाना। ध्यान से देखिए, REM दिख रहा है, दिख रहा है, इसी से रिमाइंड बन जाता है, इसी से रिमेम्बर बन जाता है। रेमिनिसेंसेस का मतलब होता है ओल्ड मेमोरीज। ऐसे लोग जो पुराने स्कूल की बातें याद करते हैं, वो भी ऐसे व्यक्ति की कंपनी में साथ में who was at a different school। सोचो, आप ना, आप हो और आपके साथ आपका कोई फ्रेंड है, वो अपने स्कूल की बातें कर रहा हो, घंटों बातें करता रहा, आप उस स्कूल में थे भी नहीं, तो आप बोर नहीं हो जाएंगे? 2-4-5 मिनट के लिए ठीक है, आधे आधे घंटे अपने स्कूल की बातें कर, आप वहां थे भी नहीं, आप अलग स्कूल में पढ़ते थे, तो बोरिंग सा फील होगा ना आपको। सच पीपल आर बोरिंग बिकॉज दे मेक वन फील बीइंग एन आउटसाइडर। ऐसे लोग बोरिंग होते हैं क्योंकि ऐसे लोग दूसरे व्यक्ति को एहसास कराते हैं कि वो बाहरी है। बाहरी किस प्रकार से एहसास कराते हैं? इस प्रकार से नहीं कि वो उसको जानते नहीं, जानते हैं, लेकिन वो बातें ऐसी करेंगे कि लगेगा मैं यार कुछ जानता ही नहीं, ये मुझे जानता ही नहीं, ये मेरे से संबंधित बातें ही नहीं कर रहा, तो क्या फायदा? आइए क्वेश्चंस को करते हैं। मुझे उम्मीद है पैराग्राफ जरूर समझ में आया होगा। मैसेज करके बताएं अगर आपको मीनिंगफुल लगा, मतलब मैंने जो डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया, वो समझ में आया तो। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, छोटा कैसे, बहुत ही बड़ा और जरूरी अनाउंसमेंट है सर। मैं अपना दूसरा ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहा हूँ। आप सबके प्यार और सहयोग के चलते मैंने 4 महीने पहले अपना पहला ऑनलाइन बैच शुरू किया था, विनर्स बैच 1.0। और उसकी सफलता से भाव विभोर होकर के, क्या कहेंगे उसको, ओवरवेल्म्ड हो करके मैंने विनर्स बैच 2.0 स्टार्ट किया, करने जा रहा हूं मैं चाहूंगा कि ये ना चलता ही रहे, 3.0 4.0 इस तरीके से चलता ही रहे। आप अगर सहयोग करेंगे तो जरूर चलेगा। तो ये जो विनर्स बैच 2.0 है, ये कब से स्टार्ट होगा? ये 15 जून से स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा? ग्रामर होगा, वोकैबुलरी होगी, कॉम्प्रिहेंशन होगा, प्रैक्टिस होगी, ये सारी चीजें इसमें होंगी। इस बैच में जो ग्रामर का कोर्स है वो 4 मंथ्स में जरूर कंप्लीट हो जाएगा, 3 to 4 मंथ्स में। वोकैब 6 मंथ तक चलेगी। वैलिडिटी इसकी कोई नहीं है, लाइफ टाइम। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे इंटरमीडिएट पास करके जो है पढ़ाई शुरू कर देते हैं, बैचेस को बाई कर लेते हैं, ठीक। कई बार 1 साल में वो जो है अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, फिर उन्हें फिर से रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है सिलेबस को, तो क्या होता है कि फिर वो बैच की ड्यूरेशन एक्सपायर हो गई तो वो रिवाइज नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ नहीं, इधर लाइफ टाइम है। आप 2 साल 3 साल, जब तक आपका मन करता है आप सेशंस को अटेंड करिए, बेनिफिट लेते रहिए, है ना। टोटल फीस बैच की 1999 है, इसी में सब कुछ है। इस बैच की इंटरेस्टिंग बात ये भी है, जो हमारा वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का ऑनलाइन बैच है, जिसकी 6 मंथ्स की टोटल फी 500 है, वो इसी में इंक्लूडेड है। अब जब इसी में इंक्लूडेड है तो आप अंदाजा लगाइए कि इस बैच की फी कितनी है, केवल और केवल 1500 है। केवल और केवल कितनी है सर? 1500 है। हर टाइप के एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। जैसे अभी टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आया, अभी केवीएस का नोटिफिकेशन आएगा, टेट सुपर टेट होगा, सीटेट होगा, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी कुछ वक्त बाद सीईटी होगा, पीईटी होगा, है ना। पीईटी में तो खैर मान लीजिए 5 मार्क्स की इंग्लिश आती तो क्या मतलब बनता। अभी एनडीए का एग्जाम ड्यू है, फिर सीडीएस का एग्जाम होना, फिर अभी एमटीएस ही होना है ना। उसके बाद और एग्जाम्स होंगे, लगातार एग्जाम्स होते ही रहते हैं सर। अभी एयरफोर्स का एग्जाम फॉर्म आने की संभावना है, तो एग्जाम्स लगातार होते रहे सर। कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश सारे एग्जाम्स में एक जैसी है। अगर आप कंसेप्चुअली मजबूत हुए तो कैसा भी पेपर होगा आप अच्छा कर सकेंगे,
है ना। तो हर प्रकार के एस्पिरेंट के लिए ये बैच बेनिफिशियल है। जरूर इस बैच को ज्वाइन करिए अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है। डेमो सेशंस सर मेरे यूट्यूब चैनल पर 500 के आसपास वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जितने चाहे वीडियोस देख लें, डेमो अपने आप आपको मिल जाएगा। आप जान जाएंगे ग्रामर के भी वीडियोस पड़े, कॉम्प्रिहेंशन के भी पड़े हैं, वोकैब के भी वीडियोस पड़े, आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा। हाँ, एक जरूरी बात, ये बैच किसी भी एप्लीकेशन पे नहीं चलेगा, ये बैच यूट्यूब पर ही चलेगा। प्राइवेट वीडियोस होंगे सारे के सारे, जो लोग ज्वाइन कर चुके होंगे बैच को उन्हीं को उसका एक्सेस मिलेगा। किसी ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं हमेशा के जैसे इस बैच में भी उनका एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप में उन सारे पेड स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर सारा एक्सेस उनको मिल जाएगा। वहीं पर क्लासेस का लिंक आता रहेगा, बस क्लासेस करते रहिए, ठीक है ना। हेल्पलाइन नंबर है 9935923221। बैच से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आप इस नंबर पे मैसेज करिए। पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। अगर आप मेरा जो ऑफलाइन वेंचर है आलमबाग लखनऊ में है, अगर आप वहां आ सकते हैं तो वहां आकर के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सब लोग लखनऊ के तो होंगे नहीं, कुछ कानपुर के होंगे, कुछ गोरखपुर के होंगे, कुछ बिहार के होंगे, कुछ और जिलों के होंगे, कुछ और राज्यों के होंगे। मैं तो चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान से लोग पढ़े, क्यों नहीं चाहूंगा, है ना। अभी कुछ बच्चे अभी अभी 2 बच्चों ने एमपी से कांटेक्ट किया, अभी 6 बच्चों ने बिहार से कांटेक्ट किया, उन्होंने एडमिशन लिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक टीचर होने के नाते मैं क्या चाहूंगा, सब जगह लोग मुझे जाने, अच्छी चीजों के लिए जाने, है ना, यही तो चाहेंगे। और हाँ, पीडीएफ दिया जाएगा, हर चीज का पीडीएफ दिया जाएगा। अगर आप हार्ड कॉपी चाहेंगे तो हार्ड कॉपी भी आपको नोट्स की कुरियर के माध्यम से मिल जाएगी। हाँ, उसका एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो आपको देना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को करते हैं। दी एक्सप्रेशन एंडलेस रेमिनिसेंस, इसका क्या मतलब है। रेमिनिसेंसेस पुरानी बातें, तो इसका क्या मतलब है, रिकलेक्शन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, पुरानी बातें याद करना, बिल्कुल यही होना चाहिए। शॉर्ट कन्वर्सेशन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लंबा वार्तालाप बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन पास्ट का होना चाहिए सर, है ना। पास्ट की घटनाक्रम पे चर्चा हो रही है इसमें, इसमें यही लिखा, रिकलेक्शन आप करेंगे पास्ट के एक्सपीरियंसेस का, तो ए ऑप्शन करेंगे। अ पर्सन फील्स एन आउटसाइडर इन अ कंपनी व्हेन, एक कंपनी में, एक संगति में व्यक्ति को आउटसाइडर कब लगता है, कब लगता है सर, जब वो किसी को जानता नहीं, नहीं या होता है, लेकिन पैराग्राफ में ये बात नहीं बोलेगी सर। ये पैराग्राफ सीडीएस में पूछा गया। एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट हिम, जब हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, इससे वो बाहरी क्यों महसूस करेगा। He finds that everyone present is more intelligent than he is, जब वो पाता है कि हर कोई उसकी तुलना में ज्यादा होशियार है, ऐसा भी नहीं होगा। He finds people talking of things which concern him least, जब वो पाता है कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं जिसका उससे नाक के बराबर सरोकार है। बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है सर, जिससे उसका ना के बराबर सरोकार। ही डज नॉट नो एनीबडी, यहां भी होता है कि व्यक्ति आउटसाइडर फील करे जब वो किसी को जानता नहीं, पर पैराग्राफ के मुताबिक वो तब आउटसाइडर फील करता है जब ऐसी बातें उसके सामने रखी जाती हैं जिनका उससे कोई लेने देना है ही नहीं। ये मीनिंग है। तो 2 का सी। पीपल आर सेड टू बी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड कौन से लोग होते हैं आप बताइए, जो अपने आप को देखते रहते हैं, जो हर की चीज का सेंटर होते हैं। दे डू नॉट लिसन टू एनीवन एल्स, यही है सर आंसर, यही आंसर। ये देखिए लिखा हुआ, ये देखिए लिखा, सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं जो दूसरे की सुनते ही नहीं। ये देखिए, कैन नॉट लिसन टू एनीवन एल्स टॉकिंग, किसी और को बातचीत करते हुए सुनना ही नहीं चाहते। बस यहाँ कैन नॉट की जगह डू नॉट लिखा हुआ, इतना अंतर है। तो थर्ड का भी क्या है, सी है। फोर्थ में देखिए, रेमिनिसेंसेस का बताइए क्या होगा। रेमिनिसेंसेस क्या, पुरानी बातें ना, ओल्ड मेमोरीज आएगा। हॉन्टेड ड्रीम्स ना लिखे, डरावने सपने नहीं। क्वाइट और इनडिफरेंट भी ना लिखिए, ओल्ड मेमोरीज, पुरानी यादें हो जाएंगे। 4 का ए हो जाएगा। बोरिंग पर्सन्स कौन है बताओ, जो शांत रहते हैं। नहीं, पैराग्राफ के मुताबिक बोरिंग लोग वो हैं जो बहुत बतियाते हैं, सिर्फ अपनी झोंकते रहते हैं, है ना। टेडियस नहीं, मतलब जो बहुत थके थके हों, वो लोग बोरिंग नहीं होते सर। इनडिफरेंट, जो शांत रहे, उदासीन हो, जिनका किसी से कोई लेना देना ही ना हो। नहीं, पैराग्राफ के मुताबिक बोरिंग वो है जो अपनी झोंकते रहते हैं, किसी और की सुनते ही नहीं। आपको आंसर पैराग्राफ के हिसाब से देना। देखिए, यूपीएससी कराता है सीडीएस के एग्जाम, वो नहीं देगा, पूछेगा जो आपको लगता है कि होना चाहिए। वैसे बोरिंग लोग कौन होते हैं, जो टेडियस हो, क्वाइट हो, वही लोग होते हैं। पर यहाँ पे ये आंसर है, नहीं है। फिर क्लोज टेस्ट अगला सेगमेंट में पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे मैसेज करके बताएं कि जो पहले 5 क्वेश्चन थे, ये जो पहले 5 क्वेश्चन थे, इनमें से क्या स्कोर है आपका। 5 के 5 सही है, 4 सही है, 3 सही है, 2 सही है, कितने सही है, मैसेज के माध्यम से मुझे बताएं।
क्लोज टेस्ट पे आ जाते हैं, पढ़िए। स्नोफॉल जम्मू कश्मीर में हुआ, यही तो मीनिंग है। ट्रिगर का मतलब उकसाना भड़काना होता है। ट्रिगर एक गति दे देना है ना, एक ट्रिगर होता है, ट्रिगर एक गति तो मिलती। उससे क्या हुआ, लद्दाख रीजन में कुछ हुआ, 5 सोल्जर्स ट्रैप हो गए। सर पढ़ो, जगह जगह खाली है फिर भी दिमाग दौड़ा सकते हैं। 5 सोल्जर्स ट्रैप हो गए मतलब दब गए, फंस गए, हो सकता है। क्या हुआ होगा बताओ। अब सोचो सोचो क्या हुआ होगा। बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई होगी। बहुत ज्यादा जब बर्फबारी होती तो हिमस्खलन होता है। बर्फ में लोग नहीं दबते सर, बर्फबारी की वजह से जो हिमस्खलन होता है उस हिमस्खलन में लोग दबते हैं। बहुत ज्यादा बर्फबारी को क्या कहेंगे, अननर्व्ड। अननर्व्ड का मतलब तो होता है उदासीन टाइप का। अनडिस्प्यूटेड का मतलब जिसमें कोई संदेह ही ना हो। इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध को कहते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर फायरिंग के लिए होता है और लाठी चार्ज के लिए होता है। तो अंधाधुंध फायरिंग हुई, अंधाधुंध लाठी चार्ज हुआ, ऐसे बोला जाता है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो चीज बहुत बड़े स्केल पे हो रही है, मतलब जो अभूतपूर्व हो, बहुत ज्यादा जिसको कहा जा रहा है, इतने बड़े लेवल पे कुछ देखा ना हो आपने। तो यहाँ ये बोलना चाहिए कि बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, ये बोलना चाहिए। पहले का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। उससे क्या हुआ, बहुत सारा क्या हुआ, उससे एवेलांचेस हुए। अर्थक्वेक आएगा, बर्फबारी से भूकंप आता है, स्लिपेजेस आते हैं, फिसलन हो जाती, पर उससे कैसे आदमी दब जाएगा। डिफ्लोरेशन फ्लावर से रिलेट करेगा नहीं। एवेलांचेस करिए ना सब, बर्फबारी हुई, हिमस्खलन हुआ है, एवेलांचेस बोलते हैं। यही होता है, जैसे पहाड़ टूटते हैं बर्फ वाले, जो एवेलांचेस बोलते हैं। तो बी होगा। उसी पहाड़ में, उसी बर्फीले पहाड़ों में जो 5 सोल्जर्स थे वो ट्रैप हो गए, दब गए एक तरीके से। दब कहाँ गए, बर्फ के भीतर, बर्फ के अंदर, बताइए। अगर आपको लगता है सर बर्फ के अंदर दब गए तो इन लगाओ, बर्फ के भीतर दब गए इनसाइड लगाओ, और बर्फ के नीचे दब गए तो अंडर लगा लो। बर्फ के अंदर दब गए तो इन या इंटू लगा लो, बर्फ के भीतर दब गए तो इनसाइड लगा लो, बर्फ के नीचे दब गए क्या लगाओ सर, यहां पर लोग हैं, यहां ऊपर से बर्फ पे लोग यहीं दब गए, तो बर्फ के नीचे दब गए सर, बर्फ के अंदर नहीं। बर्फ के कोनो कमरा है क्या जो उसके अंदर गए, सरफेस है सर, सरफेस है। उसी सरफेस पर लोग थे, ऊपर से पत्थर आया, बर्फ आया, उसी के नीचे दब गए। तो बर्फ के अंदर नहीं सर, बर्फ के नीचे दब गए, अंडर स्नो बोलिए सर। एक आर्मी ऑफिसर ने ये बात बोली, ऑफिसर सर कर्मचारी को अधिकारी को बोलते हैं। पढ़िए, कहाँ गया सर पॉइंटर कहाँ चला गया, देवर, देवर, they were trapped, buried, confiscated। सर confiscate का मतलब होता है जब्त करना, प्रॉपर्टी को जब्त करना। लॉस्ट मतलब खो जाना हुआ, तो वो खो गए। पता है ना सर, वो खोए नहीं, वो बर्फ में दब गए एक तरीके से। अब बर्फ में दबने के लिए ट्रैप हो सकता है, बरी हो सकता है। बरी का मतलब भी दफनाना होता है, ट्रैप का मतलब भी दफन हो जाना होता है। बरी और ट्रैप में अंतर है सर। ट्रैप एक जाल टाइप से होता है, अनएक्सपेक्टेड हो चीजें, फंस जाए आप, है ना, तो यहाँ फंसने जैसी बात है एक तरीके से। और बरी करने का मतलब एक ड्यू, एक फिक्स्ड प्रोसेस के थ्रू होता। आदमी मर गया तो जमीन में पहले गड्ढा खोदा गया, फिर गड्ढे में उसको दफन किया गया। पहली बात बरी करने का ये मतलब होता, सतह पे नहीं बरी किया जाता, जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके बरी किया जाता है, ये बात। और एक प्रोसेस के थ्रू होता है, पहले से फिक्स है कि बरी किया जाएगा। ट्रैप है वो, है ना, एकदम से एक का एक दब गए लोग तो उसको ट्रैप करना कहा जाएगा, जाल में फंस गए ना। तो क्या हुआ, they were trapped when, ऐसा कब हुआ। बाकी अगर आप बरी लगा देंगे तो ऐसा नहीं कि कोई कह देगा नहीं निश्चित रूप से गलत लगा, ये कोई बात नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रैप बेहतर चॉइस है। ऐसा तब हुआ जब एक आर्मी की साइड, साइड मतलब जगह, कैंप, बड़े स्तर को कैंप बोलते हैं, पोस्ट, टेंट नहीं होगा सर, पोस्ट होगा। जो आर्मी की छोटी छोटी टुकड़ियां होती है ना, 15-15, 20-20 सोल्जर्स की, वहां लगी, वहां लगी, वहां लगी, वो पोस्ट कही जाती है सर, आर्मी की पोस्ट कही जाती है। पोस्ट दब गई सर, समझ रहे हैं ना, हाँ आर्मी पोस्ट बोलते हैं वो दब गई। 5 क्वेश्चन के आंसर। बटालिक सेक्टर में ऐसा हुआ। अब बोलिए आगे क्या लिखा, टू ऑफ, कितने लोग दब गए थे, यहाँ यहाँ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा, 5 लोग दब गए थे। टू ऑफ, उनमें से दो, उनमें से दो को क्या कहेंगे, टू ऑफ दोस ना, टू ऑफ हुम ना, टू ऑफ देम। और क्या बोलोगे सर, हुम लगा दोगे तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा, टू ऑफ देम, हुम, ऐसे वैसे करोगे, प्रॉपर सेंटेंस लिखो ना, टू ऑफ देम, टू ऑफ देम हैव बीन रेस्क्यूड, उन्हें बचा लिया गया। पर ये क्या लिखा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो रिस्टोर नहीं होगा, रिस्टोर का मतलब होता है जैसे कोई बेहोश हो गया हो तो उसे होश में लाया जाए तो रिस्टोर करना है।
कोई मर रहा है सर, मरने वाला है तो उसको बचाएंगे तो रेस्क्यू करना कहा जाएगा, सेफ भी नहीं होगा, है ना। रिहैबिलिटेट का मतलब पुनर्वास करना, जैसे किसी के पास घर वर कुछ भी ना हो, बाढ़ में सब घर वर बह गया है ना, तो अब उसका रिहैबिलिटेशन वो नहीं होगा। कोई व्यक्ति मुसीबत में हो तो उसको बचाया जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा, ठीक। 7 का बी होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन, बचे हुए 3 सोल्जर्स का, देखिए 2 बचा लिए गए ना, तो बचे हुए 3 सोल्जर्स का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, आपका मन करेगा रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ द रिमेनिंग 3 सोल्जर्स, लेकिन होगा नहीं सर, अगेंस्ट भी नहीं होगा, लाइक भी नहीं होगा, ऑफ और फॉर में से होगा सर, फॉर होगा। क्या है ना सर, हिंदी में बोलते हैं कि बचे हुए 3 जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन ऐसा नहीं सर। क्या है ना, वो रेस्क्यू ऑपरेशन उन 3 जवानों के लिए किया जा रहा है, उनके पक्ष में किया जा रहा है, उसका पर्पज है कि 3 जवानों को बचाया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन उनका मालिकाना हक नहीं है सर उन सोल्जर्स का, रेस्क्यू ऑपरेशन उन लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है, उनके लिए चलाया जा रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, तो फॉर लगाइए सर, यही तो अंग्रेजी है सर, इसीलिए तो आप हमको 500 रुपए देंगे, और क्या है देंगे सर। आपको अंतर बता रहा ना मैं, रीस्टोर का कि होश में लाना, रेस्क्यू बचाना, रिहैबिलिटेट पुनर्वास करना, ये इसीलिए तो, यही तो खास है सर। आंसर बता दो तो फिर क्यों कोई इंटरेस्ट लेगा। जो बचे हुए 3 सोल्जर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन है वो क्या है, इज चल रहा होगा, इज अंडरवे, इज प्रोग्रेस, इज कंट्रोल, इज कंटिन्यू। कंट्रोल तो होगा नहीं सर, रेस्क्यू ऑपरेशन कंट्रोल से क्या मतलब, कंटिन्यू ना लगाइए, इसके बाद अगर कंटिन्यू लगाते हैं, देखिए इसके बाद कंटिन्यू लगाते हैं तो कंटिन्यू तो एक वर्ब है ना, या तो ये कंटिन्यू की आईएनजी फॉर्म लगे, या तो कंटिन्यू की थर्ड फॉर्म लगे, वो भी है नहीं सर, गलत है। प्रोग्रेस हो सकता है, अंडरवे हो सकता है, बुद्धि लगाओ क्या होगा, इज अंडरवे होगा, इज प्रोग्रेस होगा, बताओ। The rescue operation for the remaining 3 soldiers is progress। होता सर प्रोग्रेस, होता बिल्कुल होगा, अगर प्रोग्रेस के पहले इन लगा, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, बताओ, तो इज इन प्रोग्रेस होता है, पर वो है नहीं ना, तो अंडरवे लगा दीजिए, बस स्टोरी ओवर। ही सेड, उसने ये बात बोली। स्पेशली ट्रेन्ड एवेलांच रेस्क्यू टीम्स, देखिए पता चला यहाँ लिखा है कि हिमस्खलन ही हुआ था, जो मैं शुरू में कह रहा था। तो कई बार अगर शुरू में नहीं जान पाए तो आगे जानिए सर, गलती हो जाए तो सुधारने के लिए तैयार रहिए, ये नहीं कि यार टिक हो गया तो वही हो गया, आगे पता चल रहा ना कि एवेलांच हुआ, आप सुधार लीजिए। स्पेशली ट्रेन्ड एवेलांच रेस्क्यू टीम्स हैव बीन, टीम को हमेशा क्या किया जाता है, टीम को हमेशा तैनात किया जाता है, फिर ये आर्मी के सोल्जर्स होंगे है ना, एनडीआरएफ की टीम होगी, तो पुलिस के जवान होंगे, तो फिर जवानों की हमेशा तैनाती होती है। एनफोर्स, बिल को लागू करना, इन्फोर्स करना कहा जाता है। अरेंज, व्यवस्था करना, प्रिपेयर, तैयारी करना, नहीं डिप्लॉय करना कहा, उन्हें तैनात किया गया, एक तरीके से क्या किया गया सर, तैनात किया गया, तो 10 का डी हो जाएगा। जल्दी बताओ सर, 10 में से कितना स्कोर आया, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 10 में से कितना स्कोर आया, मैसेज करो, मैं देख रहा हूँ, बताओ। लास्ट सेगमेंट है क्या, पैराजम्बल्स, लास्ट सेगमेंट पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स में आप जानते हैं ना, 4-5 सेंटेंसेस होते हैं, अलग अलग ऑर्डर हो सकते हैं, उनके गलत ऑर्डर हो सकते हैं, आपको उनके ऑर्डर को सही करना है अगर गलत है, जब जब गलत है। इसमें देखिए, इसमें से पहला और आखिरी यानी फर्स्ट और 6 नंबर सेंटेंस अरेंज्ड फॉर्म में है, बीच के जो 4 सेंटेंसेस हैं, सॉरी, उनको एक सही ऑर्डर देना है। करने से पहले मैं आपसे कहूंगा ऑप्शंस देख लें सर, चारों ऑप्शंस अलग अलग, पी, एस, आर और क्यू। इसमें समस्या ये है कि शुरुआत करने में दिक्कत होती है आपको, हाँ, गलती से भी शुरुआत गलत हो गई तो गलत ही हो गया, क्योंकि अगर गलती से पी शुरू हो गया, पता चला पी है नहीं, तो फिर बच नहीं सकता। और सहूलियत क्या है, शुरुआत अगर हो गई है सही तो फिर फंसना नहीं, फिर आप बरी हो गए, फिर आप जो है जीत गए एक तरीके से। पढ़िए, ऑफ ऑल द लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट प्लेंटिफुल, सबसे अधिक क्या है, कीट है। हाँ, सही बात है, लगता तो एक इंसान है लेकिन है सबसे अधिक क्या, कीट पतंगे हैं। मैसेज करके बताओ यार सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी ताकत में झोंक रहा हूँ, इंसेक्ट्स की संख्या सबसे ज्यादा होती। अब देखिए, सर आप क्यों से क्यों करेंगे, लोकस्ट आर परहैप्स द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल, अभी कहाँ बोलोगे कौन डेंजरस, अभी तो बहुत ज्यादा होती है बोला गया। पी से ना लगाओ क्योंकि दे लिखा, दे प्रोनाउन के लिए है, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। सर एस से लगाओ, एस से नहीं आर से लगाओ, अदर वैरायटीज क्यों लिखोगे, सम वैरायटीज, ये देखिए कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है सर, सम वैरायटीज कुछ प्रजातियां, अदर वैरायटीज बाकी प्रजातियां, आया ना, वेरी यूजफुल होते हैं, हाँ कुछ प्रजातियां बहुत यूजफुल होती हैं, जैसे बीज,
मक्खियां, मधुमक्खियां, जिससे आपको शहद मिलता है, मोम मिलता है, सिल्क मॉम रेशम का कीड़ा जिससे आपको रेशम मिलता है। तो ये फायदे वाले ही तो कीड़े हैं सर, है ना, कीड़े है ना। फिर अदर वैरायटीज, वहीं दूसरी और वैरायटीज होती बड़ी हार्मफुल होती हैं। ये बढ़िया तरीका है सर, कुछ वैरायटीज यूजफुल होती, वहीं कुछ और हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल, बहुत डैमेज कर देती, खास तौर पे फसलों का। फसलों का डैमेज सबसे अधिक कौन करता है? टिड्डियां करती हैं। याद है अभी साल 1.5 साल पहले हवा उड़ी थी कि पाकिस्तान से टिड्डियां आई हैं, और आई थी, पाकिस्तान से आई हो भले ना आई, लेकिन बहुत सारी टिड्डियां आई थी, कोविड के समय की बात है। टिड्डियां सबसे ज्यादा होती है, सबसे डेंजरस है सर, है ना, जो फसलों का नुकसान करती। क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट एनी ग्रीन प्लांट को वो खा जाएंगे, और जो कल्टीवेटेड लैंड्स है, मतलब जो हरी भरी फसलें हैं, वो बेयर कर देंगी, बंजर कर देंगी, इतना नुकसान पहुंचा सकती है। बन तो क्या ना सर, आर और एस है, तो सर आर एस क्यू पी। फिर कुछ देशों में दे आर फार्मर्स ग्रेटेस्ट एनिमीज, दे इन्हीं लोकस्ट के लिए है सबसे अधिक नुकसान। फिर कॉमन फ्लाइज है, कॉकरोच है, टर्माइट्स है, मॉस्किटोज है, लाइस, जुए को कहते हैं, ये भी हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं तरीके से। तो पहले का क्या है? सी। देखते हैं किसका किसका आंसर सही है। सभी लोग आंसर किया गया तो पता चले किसका किसका आंसर सही है। पैराजम्बल 2 को देखिए, पैराजम्बल 2 को देखिए। For थाउजेंड ऑफ ईयर्स, इसमें भी पहला और आखिरी अरेंज्ड फॉर्म में, ऐसे सीडीएस में खूब पूछे जाते हैं, हाँ सीजल मेंस में खूब पूछे जाते हैं। सैकड़ों वर्षों से मून हैज बीन गोइंग राउंड द अर्थ, हैज बीन गोइंग मतलब चल रहा है, चक्कर काट रहा है पृथ्वी का, सैकड़ों वर्षों से, न जाने कब से चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। आप जानते हैं चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह बोलते हैं ना, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। सम ऑफ देम पता नहीं क्या, दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये सब नहीं होगा सर। प्रोबेबिलिटी का रूल लगाइए सर, 2 ऑप्शन एस से शुरू हो रहे हैं, मौका है सर, और दोनों में एस के बाद आर है, पूरी संभावना है कि नहीं में से कोई सही होगा। ऐसे शुरू करते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय की बात की जा रही। मून हैज बीन द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, चंद्रमा एकमात्र उपग्रह हुआ करता है, या हुआ करता था, जो भी आप बोले, पृथ्वी का, एस के बाद आर। टुडे, आज, The earth has many other satellites all made by man। आज का आलम ये है कि पृथ्वी के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। कभी ऐसा था एक ही सैटेलाइट हुआ करता था पृथ्वी का, आज बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं पृथ्वी के, सब इंसान के बनाए, एसआर हो गया। These artificial satellites, बताओ ना इन्हीं के बारे में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। देखिए नाउन के बारे में चर्चा करिए, खुल के चर्चा करिए, अच्छे से चर्चा कर लीजिए, फिर प्रोनाउन को लाइए। अब यहाँ पे यही तो सवाल है, पी क्यू आएगा कि क्यू पी आएगा, है? तो अब इसमें अगर पी लगा दो तो पहले सम ऑफ देम आ गया, देम प्रोनाउन। अरे यार ढंग से पहले नाउन की चर्चा तो कर लो। यही सैटेलाइट्स बहुत छोटे हैं चंद्रमा से, क्यों आ गया? फिर कहा जा रहा है कि उनमें से कुछ जो है पृथ्वी का चक्कर जो आज के हजारों वर्षों तक करते रहे, फिर भी ऐसा करते रहे, भले चंद्रमा से छोटे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नहीं गिरते, क्यों? क्योंकि बहुत तेज चक्कर काटते हैं। सर कोई चीज बहुत तेज अगर घूम रही हो तो नीचे नहीं आएगी, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो काम नहीं करेगी वहां। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? 2 का डी। हाँ आंसर करते रहे, मैं अप्रिशिएट करता रहूंगा बीच बीच में, आंसर करते रहे। नंबर 3 को देखिए, पैरा एग्जाम्पल नंबर 3, S1, द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे, बुद्धि लगाओ, द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे, सरकार ने बुधवार को। सर गवर्नमेंट सब्जेक्ट, अब क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। हाँ गवर्नमेंट सब्जेक्ट, अब आगे वर्ब चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। मिल गया सर, मिल गया, मिल गया। विड्यू वर्ब है ना, द बैन ऑन बल्क एसएमएस एंड एमएमएस, सरकार ने अभी बृहस्पतिवार को बल्क एसएमएस और एमएमएस पे जो बैन था, उस बैन को हटा लिया। फिर आर के बाद पी है, विच वॉज इम्पोज, ये बैन इम्पोज किया गया था, लागू किया गया था, चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? पता लगाने के लिए। क्या पता लगाने के लिए? क्या पता लगाने के लिए? द स्प्रेड ऑफ रूमर्स, अफवाह जो फैल रही थी, उस अफवाह का पता लगाने के लिए, रिलेटेड टू वॉयलेंस इन असम, असम में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा से संबंधित जो अफवाह फैलाई जा रही थी या फैल रही थी, उसका 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 चेक करने के लिए, या यूं कहिए कि उसको रोकने के लिए किया गया था। सर चेक का मतलब हमेशा पता लगाना नहीं होता, सर चेक करने का मतलब रोकना भी होता है, प्रतिबंध भी होता है, रोकने के लिए है, जिसकी वजह से दैट लेड, है ना, ये जो रिमर्स हैं, रिमर्स ने क्या किया? एक्सोडस ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल को बढ़ावा दिया। एक्सोडस का मतलब होता है पलायन, जब भारी संख्या में एक जगह से लोग चले जाएं तो पलायन कहते हैं। कहां से पलायन था? बैंगलोर से, चेन्नई से, मुंबई से और पुणे से। कितना सरल है सर, नॉर्थ ईस्ट लोगों का एक्सोडस हो रहा था, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से। RPSQ, ऑप्शन नंबर ए, 3 का ऑप्शन नंबर ए।
नंबर 4 पे आ जाते हैं, पैरासिम्बल्स ये भी है। इंडिया इज रैपिडली कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। हिंदुस्तान बहुत तेजी से जो है पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा बन रहा, बहुत तेजी से हिंदुस्तान पर पाश्चात्य संस्कृति जो है कब्जा कर रही है, बहुत तेजी से कब्जा कर रही है। अच्छा पढ़ो। अर्लियर इंडिया हैड इट्स ओन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। पहले हिंदुस्तान की खुद की सभ्यता संस्कृति हुआ करती थी, बट टुडे, आपको नहीं लगता सर, आपको नहीं लगता कि पी और एस का पेयर है? बताइए, आपको नहीं लगता कि पी और एस का पेयर है? एक सेकेंड करिए, मैं आया। सही हो गया। हाँ, तो बताइए सर, पहले अब ये पेयर है ना सर, पी और आर का है। अब ध्यान से देखिए, दे हैव चेंज्ड एनॉर्मसली, बहुत ज्यादा बदल गया, और यही चेंज क्यों में लिखा हुआ, ऐसे शुरू कर लो ना सर। भाई वेस्टर्न कल्चर की बात की, वेस्टर्न कल्चर के इफेक्ट्स यहाँ लिखे हुए, जो प्रभाव है वेस्टर्न कल्चर के वो हर जगह दिख रहे हैं, ऐसे शुरू कर दो, फिर सब कुछ हो ही जाएगा। पहले हिंदुस्तान की अपनी खुद की मॉरल और सोशल वैल्यूज हुआ करती थी, एसपी हो गया, फिर आप आज ये बहुत ज्यादा बदल गए, आर हो गया, फिर क्यों, ये चेंज हर जगह देखने को मिल रहा, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, मैरिजेस हो, फूड हैबिट्स हो, डेली रूटीन हो, सब जगह। अब फिर कहा जा रहा है ये सारी चीजें बहुत हार्मफुल है कि हम अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज को पूरी तरीके से भूल जाए। तो सी होगा, 4 का सी होगा। नंबर 5 आखिरी पैराजम्बल ऐसे पढ़िए। देखिए, मैं 5 कराऊं, चाहे 2 कराऊं, चाहे 3 कराऊं, चाहे 10 कराऊं, पर्पस ये नहीं है कि कितने कराऊं, पर्पस ये है कि आप उसे कैसे समझेंगे, पकड़ेंगे कैसे, क्यों आप क्लास अटेंड करते हैं। ये पेपर में नहीं आएगा ना सर, इसका कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा पेपर में, तो वो पढ़ने के लिए आप यहाँ बैठे हैं। मंडेला लेड द बैटल ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट स्लेवरी। आप जानते होंगे नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीकन गांधी। मंडेला ने गुलामी के खिलाफ जो युद्ध था, उस युद्ध को लीड किया था, उसका नेतृत्व किया था। अब ऑप्शन देखिए, क्यू एस आर पी, सब अलग अलग। क्यू से शुरू करेंगे सर। ही फॉट इट इन अ यूनिक वे। उन्होंने इसको ना यूनिक वे में लड़ा था, उन्होंने इसको एक यूनिक वे में, आवे, ध्यान से देखिए, आवे दावे, कुछ दिखा, पहले आर्टिकल है फिर आर्टिकल था, यूनिक वे में लड़ा था। और वो यूनिक वे क्या था, क्यों की बात की है, देखिए, नॉन वॉयलेंस और ट्रुथ। वो यूनिक वे था कि अहिंसा और सत्य का साथ देते हुए हम लड़ेंगे, नॉन वॉयलेंस और ट्रुथ के साथ लड़ेंगे, क्यूपी हो गया। फिर आप, दिस स्ट्रगल ब्रॉट द रेसेस डाउन टू द ग्राउंड। ब्रिंग समथिंग टू द ग्राउंड का मतलब होता है धराशाही करते, ब्रिंग समबडी टू द ग्राउंड, जमीन पे गिरा देना। रेसिस मतलब नस्लवादी लोग, इस संघर्ष ने नस्लवादी लोगों को जमीन पे गिरा दिया। आर हो गया। बहुत से देशों को इस तरीके से आजादी भी मिल गई थी, लेकिन कुछ देशों को तब भी आजादी नहीं मिल पाई थी। तो क्यूपी आर और एस हो गया, 5 का ए। ठीक, अब आप बताइए 5 में से कितने सही रहे आपके, है ना। कॉम्प्रिहेंशन में 5 में से कितने सही रहे, क्लोज टेस्ट में से 10 में से कितने सही रहे, और इधर 5 में से कितने सही रहे, बताइए, मैं देख रहा हूँ सब कुछ, बताइए, मैं देख रहा हूँ। ओके बॉस, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। खुश रहिए, मौज करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, है ना, एंजॉय करिए। है ना, आज संडे मॉर्निंग थी, है संडे मॉर्निंग, आई एम सॉरी, है अभी तो मॉर्निंग ही तो है ना, तो अभी पूरा दिन बाकी है। घूमिए फिरिए, रिवीजन करिए, तैयारी करिए, है ना, मौज करिए। बताइए कैसा लगा। और आप सब लोग जिनको भी बैच में एडमिशन लेना है, सब लोग जो है, मेरा जो नंबर है 9935 हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके आगे का प्रोसेस कर ले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।